नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूलर मैथ्स क्लासेज में, जिसमें हम लोग आज वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग परमेय 1.3, 1.4 तथा उदाहरण 9, 10 तथा 11 सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परमेय 1.3 क्या कहता है। तो परमेय 1.3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करती है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या है कि P एक कोई अभाज्य संख्या है, तो यदि a स्क्वायर को P विभाजित कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये a को भी विभाजित करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक संख्या है 25 और इसके स्क्वायर को एक संख्या है 5 जो कि क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है और 25 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लिया कि धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग जो है यानी कि 25 का वर्ग वो 5 से विभाजित है। तो इसका सीधा सीधा क्या मतलब हुआ कि ये 25 जो होगा ना, ये भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब कि इसके वर्ग में यदि कोई अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। इसी थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग थ्योरम 1.4 को देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि √2 एक अपरमेय संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? विरोधाभास विधि। यानी कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सिद्ध करने बोल रहा है ना, उसका विपरीत मान लेंगे और उसका जो कंडीशन होगा उसको लेके सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग को क्या पता चलेगा कि उसका जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, अर्थात हम जो मान के चले थे वो क्या है? गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि अपरमेय संख्या है, तो क्या मान लेंगे इसके विपरीत में? परमेय संख्या। तो √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसा हमने क्या किया? मान लिया। तो माना √2 एक परमेय संख्या है, तो माना √2 बराबर P/Q, जहाँ पे क्या होगा? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद P एवं Q अभाज्य संख्या है। देखिए सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए। कोई भी दो संख्या हो, अब नाम से ऐसा लग रहा है कि इसमें अभाज्य का गेम होगा। अभाज्य से कोई मतलब नहीं। कोई भी दो संख्या लीजिए, यदि उसका HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। तो क्या किए हम लोग? मान लिए कि √2 एक क्या है? परमेय संख्या। उसके बाद फिर मान लिए कि √2 बराबर P/Q, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P एवं Q क्या होना चाहिए? सहअभाज्य संख्या। अब चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो एक, ऐसा लिखेंगे नहीं, वो बस आपको समझाने के लिए बताए। तो Q को √2 से गुना करिए तो क्या आ जाएगा? √2Q। अब बराबर में कितना आया? P। अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, क्योंकि रूट को हटाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? वर्ग करना होगा। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो √2Q इसका वर्ग कीजिए बराबर P का वर्ग कीजिए। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा और इसका वर्ग यही रह जाएगा। बराबर में क्या हुआ? P²। अब इधर देखिए 2 गुना में, इधर आया तो भाग में, तो Q² बराबर P²। अब बट्टा में कितना आया? 2। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे P और Q क्या था? सहअभाज्य। सहअभाज्य भी अपने आप में क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। क्या होता है? पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए Q कोई पूर्णांक है, उसका वर्ग करेंगे तो ऑब्वियस बात है वो भी क्या होगा? पूर्णांक। आप जोड़ उसका कर लीजिए वो भी पूर्णांक होगा, घटा लीजिए वो भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। परमेय के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी क्या करें कि जोड़ घटाओ गुना कुछ भी करिए, क्या आना चाहिए? वो पूर्णांक आना चाहिए। कुछ भी उदाहरण लेके देखिए, जैसे 5 क्या है? एक पूर्णांक है, उसका वर्ग करेंगे तो 25 आए, वो भी एक पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पे Q का जो स्क्वायर होगा वो भी पूर्णांक होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि Q² बराबर P² बट्टा में 2, अर्थात ये भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि P² बट्टा में 2
एक पूर्णांक है। यदि यह एक पूर्णांक है तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है कि पी स्क्वायर जो है ये 2 से क्या है, विभाज्य है। यानी कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ा है, क्या था प्रमेय, कि यदि पी स्क्वायर को कोई 2 विभाजित कर रहा है, यानी कि अभाज्य संख्या विभाजित कर रहा है, अर्थात पी को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, नहीं तो ऐसे लिखिए, सबसे पहले लिख दीजिए कि चूंकि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 पी को भी विभाजित करेगा। ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं प्रमेय 1.3 से, ये नहीं भी लिखे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि 2 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो पी को कौन विभाजित करेगा, 2। अब ध्यान से इधर देखिए कि इसको विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है तो ऑब्वियस बात है पूर्णांक को 2 से विभाजित कर देंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो इसके बराबर में कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। तो हम मान लेते हैं कि K1 कोई एक पूर्णांक आया, यानी कि P को जब 2 से विभाजित किया जा रहा है तो ये एक पूर्णांक है, ऐसा हमने माना है। ये तो यहाँ तय है कि आएगा तो पूर्णांक ही, बस वो मैंने क्या मान लिया, K1 मान लिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो P बराबर क्या आया, 2 गुने K1। अब इसको क्या कीजिए कि समीकरण मान लीजिए एक, ऐसा करिए कि इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में यहाँ से P का वैल्यू रख देंगे। तो समीकरण 1 में P बराबर 2K1 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी स्क्वायर है तो P के जगह पे आप 2K1 रख दीजिए, 2K1 का स्क्वायर, अब बट्टा में कितना था, 2। उसके बाद इतना सॉल्व करने के बाद देखिए क्यू स्क्वायर बना यहाँ से, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना बना, ये 4 और K1 का स्क्वायर, अब बट्टा में कितना है, 2, तो 2 दूना 4। तो इसको सॉल्व करिए तो कितना आया, 2K1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर का मान क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुने K1 का स्क्वायर। अब इधर 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर अब बट्टा में 2, अब बराबर में क्या है, K1 का स्क्वायर। अब इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए K1 क्या था, एक पूर्णांक था, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो ऑब्वियस बात है कि क्यू स्क्वायर बट्टा 2 भी एक पूर्णांक होगा, अर्थात 2 जो है यहाँ पे क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि क्यू स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब जैसे ही ये पूर्णांक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसको। क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर था, तो K1 का स्क्वायर कितना आया था यहाँ से, क्यू स्क्वायर बट्टा में 2। तो यहाँ लिख दिए थे कि क्यू स्क्वायर बट्टा 2 एक पूर्णांक है। चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाज्य है, अतः क्यू भी 2 से विभाज्य होगा।
विभाज्य होगा। अतः Q/2 इक्वल्स टू K2। ऐसा क्या क्या मैंने मान लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए कि Q इक्वल्स टू 2K2। इसको क्या कीजिए आप लोग, समीकरण 3 मान लीजिए। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान लिए कि √2 एक परमेय संख्या है। उसके बाद क्या माने कि √2 बराबर P बट्टा Q, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P एवं Q क्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या भी एक प्रकार का पूर्णांक ही होता है। उसके बाद इसको गुना किए तो √2 का Q के साथ गुना हुआ तो √2 Q बराबर में क्या बचा, P। अब दोनों तरफ वर्ग किए, जब इसका वर्ग किए तो √2 का वर्ग 2, Q का वर्ग किए तो Q² हो गया, बराबर P का वर्ग किए तो P² हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए 2 इधर था, गुना में इधर आया तो भाग में, तो Q² बराबर P² बट्टा 2। इसको मान लिए समीकरण 1। अब P² बट्टा 2 एक पूर्णांक है। कैसे पता चला, क्योंकि Q जो था पूर्णांक था तो ये भी पूर्णांक होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो P² बट्टा 2 एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक कब आएगा, जब ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिए कि चूंकि 2 P² को विभाजित करता है, 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा। कहाँ से, परमेय 1.3 से। उसके बाद क्या मान लिए कि P बट्टा 2, क्योंकि इसको विभाजित कर रहा था ना, अब विभाजित करेगा तो क्या होगा, पूर्णांक आएगा। तो P बट्टा 2 बराबर K1, ये भी एक पूर्णांक है, ऐसा मैंने माना। उसके बाद इसको जब गुना किए तो देखिए 2K1 बराबर में क्या, P। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 जो था यहाँ पे Q² बराबर P² बट्टा 2, इसमें P का मान रखिए। P का मान कितना है, 2K1, तो P के जगह पे रख दिए 2K1। इसका स्क्वायर किए तो 2K1 का स्क्वायर किए तो 4K1 का स्क्वायर आया। अब बट्टा में कितना था, 2, तो 2 1 2, 2 दूना 4, तो Q² बराबर कितना बना यहाँ देखिए 2K1 का स्क्वायर। अब Q² बराबर 2K1 का स्क्वायर, और उसके बाद देखिए इधर 2 गुना में इधर आया तो भाग में, तो Q2 का स्क्वायर बट्टा में 2, अब बराबर में K1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए K1 क्या था, पूर्णांक था, तो K1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। और ये अगर पूर्णांक है तो ऑब्वियस बात है ये भी एक पूर्णांक होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये पूर्णांक कब होगा, जब ये 2 से पूर्णतः विभक्त होगा। यदि Q² में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि Q में भी 2 का भाग जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 में भाग जाएगा। उसके बाद देखिए Q बट्टा 2 जो है, क्योंकि ये विभाज्य था तो बराबर में क्या मान ले, K2 भी एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि ये एक पूर्णांक है। तो इतना करने के बाद अब क्या कीजिए कि समीकरण 2 और 3 को देखिए। तो समीकरण 3 तो ये है, 2 क्या था कि P बराबर 2 गुने K1। अब ये कौन सा था, समीकरण 2। इन दोनों में देखिए कि 2 क्या हो गया, कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या सीखे थे कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, तभी तो इसका HCF 1 आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कॉमन कितना आया, 2। इसका मतलब HCF कितना है इसका, 2। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पे मान के चले थे कि ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या, अर्थात हम जो मान के चले थे वो क्या था, गलत था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 तथा 3, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा भाषा। समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, 2 P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, कॉमन गुणनखंड है। तो समीकरण 2 और 3 से क्या स्पष्ट हुआ कि 2 जो है यहाँ पे P तथा Q दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम मान के क्या चले थे कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या है, 1 है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, जो कि हमारे कथन
के विपरीत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे ये प्रश्न खत्म हो जाता है। देखिए ध्यान से सुनिए, इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन हो ना, √2 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, सबका अप्रोच सेम होता है। सबसे पहले क्या करना है कि इसको एक परमेय संख्या मान लीजिए, उसके बाद P/Q के बराबर मान लीजिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिए। इस प्रकार से सॉल्व करते करते लास्ट में आगे क्या होगा कि आपको 2 समीकरण बन जाएगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख जाएगा। ये जैसे ही कॉमन दिखा अर्थात ये इसका क्या हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ ना। हम तो मान के चलते हैं कि वो सभाज्य संख्या है, तो यहीं पे क्या प्रूफ हो गया कि वो सभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात हम जो मान के चले थे वो हमारा कथन क्या था, असत्य था, अर्थात ये क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। उदाहरण नंबर क्या है, 9। √3 एक अपरमेय संख्या, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। क्या करना है कि फिर से मान लेना है कि यह एक परमेय संख्या होगा। क्या करेंगे, परमेय संख्या, तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 बराबर P/Q, जहाँ पे Q बराबर क्या, 0 नहीं होना चाहिए। P एवं Q सह अभाज्य संख्या है। तो P एवं Q क्या होना चाहिए, सभाज्य संख्या होना चाहिए। अब क्या करिए कि इसको इसके साथ गुना करिए, तो √3Q अब बराबर में क्या बना, P बना। दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √3Q इसका वर्ग कीजिए, फिर इसका वर्ग कीजिए, तो √3 का वर्ग कितना आया, 3 आया। फिर इसका वर्ग करेंगे तो यही रह जाएगा, इधर से क्या बना, P का वर्ग। 3 इधर गुना में, इधर आया तो भाग में, तो Q का स्क्वायर बराबर में P² अब बट्टा में कितना आया, 3। अब Q का स्क्वायर क्या है, एक पूर्णांक होगा, तो यहाँ पे P² बट्टा 3 भी एक पूर्णांक होगा, तो लिखेंगे P² बट्टा 3 एक पूर्णांक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि 3 P² को विभाजित करता है, अतः 3 P को भी विभाजित करेगा। अब जैसे ही ये 3 को विभाजित करेगा तो क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। तो P क्या कर रहा है, 3 से विभाजित है, यानी कि 3 P को भी विभाजित कर रहा है। अब बराबर में कोई एक पूर्णांक आया, तो मान लिए कौन सा पूर्णांक, K1। ये क्या किए हैं, माने। तो यहाँ से इसका जब गुना करेंगे तो P बराबर क्या बना, 3K1। इसको क्या करिए, समीकरण मान लीजिए कौन सा, 2। समीकरण 1 कौन सा था, ये। अब इतना सॉल्व करने के बाद क्या बोले थे कि समीकरण 2 जो है ना, इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए। तो फिर से लिखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 3K1 का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए Q² बराबर P², तो P का मान है 3K1, तो इसका स्क्वायर। अब बट्टा में कितना है, बट्टा में है 3। इसको सॉल्व करिए तो देखिए Q का स्क्वायर बराबर में 3 तिया 9, K1 का स्क्वायर बना, अब बट्टा में फिर से 3 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। इधर क्या बचा, K1 का स्क्वायर। इतना करने के बाद जब देखिए यहाँ पे Q² बराबर क्या बना, 3K1²। अब क्या करते हैं यहाँ पे, Q² बराबर 3K1
K1 का स्क्वायर। अब 3 इधर गुना में इधर आया तो भाग में, तो Q स्क्वायर अब बट्टा में 3, अब बराबर में क्या बचा इधर K1 का स्क्वायर। अब फिर से वही मेथड देखिए, यहाँ पे क्या आया कि Q स्क्वायर बट्टा 3, K1 क्या था पूर्णांक, तो इसका स्क्वायर भी होगा पूर्णांक, तो ये भी क्या होगा एक पूर्णांक होगा, तो लिख देंगे यहाँ पे Q स्क्वायर बट्टा 3 एक पूर्णांक है, यह भी क्या है एक पूर्णांक है। तो ये जैसे ही पूर्णांक आया अर्थात क्या होगा, चूंकि Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः Q भी 3 से विभाज्य होगा, परमेय 1.3 से। ये अगर विभाज्य होगा तो Q भी क्या है 3 से विभाज्य है। जैसे ही विभाजित होगा कोई ना कोई एक पूर्णांक आएगा, तो क्या मान लिए कोई पूर्णांक K2 आएगा, तो Q का वैल्यू कितना आया यहाँ से 3 गुने K2, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 2 और 3 को देखिए, तो समीकरण 3 तो ये बना, समीकरण 2 कौन सा था 3 गुने K1, ये कौन सा है समीकरण 2। तो समीकरण 2 और 3 को जैसे ही देखते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया 3, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्या में कॉमन कितना होता है 1, यहाँ पे कितना कॉमन हुआ 3। हम तो मान के क्या चले हैं कि ये दोनों क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या, अर्थात हम जो मान के चले थे वो कथन क्या था असत्य था। असत्य था मतलब कि हम तो ये भी मान के चले थे परमेय था, तो ये क्या होना चाहिए अपरमेय संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि 3 P तथा Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जैसे ही ये बात हमको पता चला कि ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए क्या होगा, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सेम अप्रोच है, कुछ भी नया नहीं किए हैं। जो उदाहरण 1.4 था एकदम डिट्टो सेम है, वहाँ पे क्या था √2 था, यहाँ पे √3 है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। अब क्या कीजिए कि उदाहरण नंबर अगला करके देखिए कौन सा है उदाहरण 10। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 क्या है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरमेय संख्या। देख के लग रहा है थोड़ा सा टफ होगा, वो सिंगल वाला जो होता है ना जैसे √3, √5, √7, इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि बार बार वो थ्योरम्स का अप्लाई करते हैं। वहाँ पे थ्योरम्स अप्लाई करने से क्या होता है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ जाता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे यह एक परमेय संख्या है, फिर मान लेंगे कि P/Q के बराबर है, और वहाँ पे कह देंगे Q बराबर 0 नहीं है, और PQ क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि यह एक परमेय संख्या है, फिर मान लेते हैं माना 5 - √3 अब बराबर में क्या P/Q, और यहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब P तथा Q सहअभाज्य, अब आप लोग सहअभाज्य संख्या का मतलब समझ चुके हैं, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। तो क्या मान लिए कि 5 - √3 बराबर क्या है P/Q। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि करना क्या है।
इसमें क्या करेंगे देखिएगा कि इसमें कोई ना कोई रूट 3 है, उसी प्रकार रूट 5 मिल जाए, रूट 7, यानी कि रूट वाला कोई एक संख्या होगा। तो करना क्या है कि रूट वाला को एक तरफ कर लीजिए, बाकी जो बचा ना उसको दूसरा तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको इधर ले जाते हैं। देखिए माइनस रूट 3 है, इधर आया तो प्लस रूट 3, इधर देखिए प्लस में पी बट्टा क्यू है, इधर आया तो माइनस में, तो 5 का तो 5 रह गया, इधर प्लस पी बट्टा क्यू था तो माइनस में पी बट्टा क्यू बन गया। इधर देखिए माइनस रूट 3 था, इधर आया तो प्लस में रूट 3 बन गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम आया क्यू, यहाँ आ जाएगा 5q और माइनस में p, अब बराबर में क्या बना रूट 3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इतना करने के बाद अब यहाँ ध्यान से देखिए कि p और q क्या है, यहाँ सभाज्य। क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि p q क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है ना, सभाज्य का मतलब पूर्णांक ही होता है। तो पूर्णांक है तो इस देखिए 5q से गुना किए तो वो भी पूर्णांक होगा, फिर कोई पूर्णांक उसमें से घटा दिए तो वो भी तो पूर्णांक ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि p तथा q पूर्णांक है, अतः 5q माइनस p भी पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक को जोड़ लीजिए, घटा कर लीजिए, गुना कर लीजिए, वो आएगा पूर्णांक ही। अब देखिए यहाँ पे ये भी पूर्णांक है और q तो पूर्णांक है ही। अब ध्यान से देखिए ये एक पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होता है। अर्थात ये एक क्या है, परमेय संख्या। तो लिख देंगे अतः 5q माइनस p बट्टा में q एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। लेकिन समीकरण 1 जब आप लोग देखिएगा तो 5q माइनस p बट्टा q किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है। लेकिन हम क्या यहाँ पे सिद्ध कर दिए हैं कि क्या होना चाहिए, परमेय संख्या होना चाहिए। तो चलिए लिखते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज। परंतु समीकरण 1 से क्या कह रहा है, समीकरण 1 कि 5q माइनस p अब बट्टा में कितना है q, अब बराबर में रूट 3, जो कि एक क्या है, अपरमेय संख्या है। हम यहाँ पे क्या सिद्ध कर दिए, परमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। देखिए पी क्यू क्या था, पूर्णांक, तो 5q माइनस पी भी क्या था, पूर्णांक, तो पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या बना, परमेय संख्या बना। लेकिन ये किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है। अर्थात हम जो मान के चले हैं वो क्या है, गलत है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा कथन असत्य है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार से बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके हो सकता है, यहाँ घटा है जोड़ आ जाए, बात समझ रहे हैं ना, यहाँ माइनस का साइन है प्लस का साइन आ जाए, गुना हो जाए, कुछ भाग हो जाए। तो उसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले इसी प्रकार से परमेय संख्या मान लीजिए, फिर उसको p बट्टा q के बराबर मान लीजिए, और एक जो संख्या होगा रूट वाला उसको दूसरा तरफ कर लीजिए, बाकी सबको एक तरफ कर लीजिए। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि p q क्या है, पूर्णांक, तो कुछ ना कुछ बन के आएगा, वो भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक बट्टा पूर्णांक क्या बन जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा। जैसे ही इसको यहाँ पर करेंगे तो ये एक समीकरण बना लेंगे। यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 से इधर जो है वो क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा, तो जो कि संभव नहीं। क्या परमेय और अपरमेय आपस में बराबर हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अर्थात 5 माइनस रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो प्रश्नावली 1.3 जो है एकदम पूरे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। यदि ये सब समझ में आया तो समझिए वो सब बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो उदाहरण संख्या 11 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 3 रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। देखिए फिर से क्या हुआ कि 3 और रूट 2 को यहाँ पे क्या हो गया, गुना। इसे पिछला सवाल में क्या था, 5 माइनस रूट 3 था, या 5 माइनस रूट 2 जो भी हो, तो वहाँ पे क्या था कि घटा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुना कर रहे हैं। तो फिर से वही करेंगे कि माना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है,
परिमेय संख्या है। फिर मान लेंगे कि 3√2 जो है 3√2 ये P/Q के बराबर है, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P तथा Q सहअभाज्य संख्या है। इतना करने के बाद क्या सिखाए थे कि ये रूट वाला जो है ना, इसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी जो बचा उसको दूसरा तरफ कर लीजिए। तो देखिए इधर 3 गुना में इधर आया तो भाग में, तो क्या बना यहाँ पे देखिए √2 बराबर P, इधर गुना हो जाएगा ये, तो क्या बन जाएगा 3Q। तो इसको सीधा करके लिखिए P/3Q बराबर में क्या बना √2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे P और Q क्या था, पूर्णांक था ना, तो लिख लीजिए चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, यदि ये पूर्णांक है तो इसलिए 3Q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि गुना हो गया ना, तो पूर्णांक ही आएगा। अब फिर से क्या बना देखिए पूर्णांक बट्टा पूर्णांक, जो कि एक परिमेय संख्या होना चाहिए, तो लिखेंगे अतः P/3Q एक परिमेय संख्या है। अब जैसे ही यहाँ तक करेंगे तो समीकरण 1 से फिर से क्या लिखना है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 P/3Q अब बराबर में क्या बना √2। इधर तो हम सिद्ध करके आए हैं कि क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके बराबर हो गया अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा कथन असत्य है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये सिद्ध करने वाला जितना भी क्वेश्चन हो ना, सब में एक ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। यदि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करके आए तब तो और भी आसान है, अगर वो सीधा वाला है तो उसमें भी थ्योरम का यूज करके हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।